नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है जिसमें हमें ये देखना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। तो इसको हम भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि। तो इसका विकल्प डी सही होगा, क्योंकि एक नया पदार्थ भी बनाता है। सेब, बैगन और आलू वातावरण में ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार ये विकल्प डी, जिसमें तीनों सही हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। विकल्प डी सही हो जाएगा, विकल्प बी। तीसरा प्रश्न है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल एवं मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिससे जंग नहीं लगती है, क्या कहलाती है? स्टेनलेस की स्टील। विकल्प सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो विकल्प डी, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पांचवा, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, वह है, तो यह है ओजोन परत। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रिक्त स्थान है। ध्वनि, पहला प्रश्न है, ध्वनि का उत्पन्न होना एक कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी ओर देखने से हमें देखना हानिकारक हो सकता है। तीसरा है, लकड़ी के लट्ठे को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। चौथा है, कुछ पदार्थों की क्रिस्टलीकरण के द्वारा विलयनों से शुद्ध अवस्था में हम प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मैग्नीशियम के रेवेन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले पदार्थ, नए जो पदार्थ बनता है उसका नाम क्या है? तो मैग्नीशियम के रेवेन को हवा में जलाने पर चमकदार श्वेत रंग की ज्वाला दिखाई देती है। इसके जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो हम घर में पानी की आपूर्ति के लिए पीवीसी के पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि यह जंग प्रतिरोधी होता है, जिससे लंबे समय तक हम चला सकते हैं इसको। ठीक है, अगला है चौथा प्रश्न। बूझों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा यानी कि पाइप द्वारा मुंह से सांस ले छोड़ी, जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दूधिया हो गया। इस क्रिया को में रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। पकने के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे फल का रंग बदल जाता है, उसकी बनावट भी बदल जाती है। इससे वापस हम उल्टी प्रक्रिया नहीं कर सकते। तो इसके बगैर हम कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। छठवां है, पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया। तो बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? तो पानी को उबालने पर भाप का बदलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो एक भौतिक परिवर्तन है ये। सातवां प्रश्न है, किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इससे कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर ऊष्मा उत्पन्न हुई।
ठीक है। तो अगला प्रश्न है 8वां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक परिवर्तन है पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था में परिवर्तन होता है। एक रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों, संगठन, प्रारंभिक अवस्था पदार्थ पूर्णतः भिन्न हो जाता है। जो नया पदार्थ बनता है जो पहले पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। दूसरा है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा है यह उत्क्रमणीय होता है, यानी इसको रिवर्स किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमण होता है, इसे रिवर्स नहीं कर सकते। अगला है 9वां, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में के रंग में नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है का रंग का परिवर्तन आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। अगला प्रश्न है 10वां, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो रासायनिक परिवर्तन उत्पाद बनने के अतिरिक्त निम्न घटनाएं हो सकती हैं। एक तो रंग में परिवर्तन, दूसरा गंध में परिवर्तन अथवा किसी नई गंध का बनना, तीसरा है किसी गैस का बनना, और चौथा है ध्वनि उत्पन्न होना। यदि ये परिवर्तन देखते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन उदाहरण हो सकता है। अगला है 11वां, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर श्वेत भस्म प्राप्त होती है। कैसा, एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला है 12वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जल या जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग लगने की प्रक्रिया का समीकरण नीचे लिखा हुआ है। लोहा, ऑक्सीजन और जल मिलकर क्या बना देते हैं, आयरन ऑक्साइड बना देते हैं। इसको FeO3 बोलते हैं हम। यही जंग होती है। अगला है 12वां, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र का जल के बाष्पित होता रहता है, जिस कारण हवा में अधिक मात्रा में नमी उपलब्ध रहती है। लेकिन रेगिस्तान में जल की कमी होने के कारण वायु शुष्क रहती है और हवा और नमी दोनों ही स्थितियां जंग के लगने के लिए आवश्यक है। तो रेगिस्तान की तुलना में तटीय क्षेत्रों में जंग अधिक लगेगी, क्योंकि वहां स्वाभाविक नमी ज्यादा होगी, तो जंग की परिस्थितियां अधिक निर्माण होगा। 13वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कैसे बनते हैं, समझाइए। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने के लिए विधि जो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कुछ बूंदे मिलाएंगे, जल को गर्म करते हैं। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण जब तक मिलाते रहते हैं जब तक उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर ठंडा होने देंगे। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। अगला है 14वां, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। तो लोहे से जंग बचाने के लिए हम जंग से बचाने के लिए निम्न उपाय हैं। क्या है, पहला, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन और जल के संपर्क से बचाकर रखना है। दूसरा है लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाना है। तीसरा है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी धातु की परत चढ़ाने, तो इससे हम जंग से लोहे को बचा सकते हैं। अगला है प्रोजेक्ट कार्य, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए, उन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो परिवर्तन क्या है, मोम का पिघलना, तो एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला है
पानी का जमना तो ये भौतिक परिवर्तन, इसमें भी नया पदार्थ नहीं बनता है। बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, इसमें भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अगरबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। कागज का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ भी नया पदार्थ बनता है। भोजन का पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ भी नया पदार्थ बनता है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। रबड़ का खींचना भौतिक परिवर्तन है, यहाँ नया पदार्थ नहीं बनता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ऊष्मा निकलती है। और लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यहाँ भी नया पदार्थ बनता है। अगला प्रोजेक्ट कार्य हमारा, शक्कर के पानी में से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो शक्कर के पानी से शक्कर वाष्पीकरण द्वारा निकालेंगे। इसमें शक्कर की घोल को बर्तन में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, जिससे उसमें जो पानी है वाष्प के रूप में अलग हो जाएगा और शक्कर शेष बच जाएगी। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जिसको हमने यहाँ चित्र से दर्शाया गया हुआ है। नीचे हम यहाँ ये बीकर में शक्कर का घोल रखा हुआ है, नीचे हमने स्टोव जलाया हुआ है, तो ये पानी वाष्पित होकर उड़ जाएगा और शक्कर का घोल, शक्कर के क्रिस्टल शेष रह जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये अध्याय 5 के सभी प्रश्नों को देखा।